the way we will start this chapter is, since we have done it already, our first thing will be a relook at all the formulas first. Okay, dhire dhire. So let's start our chapter with revisiting formulas, and I will revisit the formulas section wise. Formulas. The first formula that we encounter in this chapter is when we study the section called electric current. What is current? Rate of flow of charges is called current. ठीक है, तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करते जाएंगे. करंट. So current means rate of flow of charges. Rate of flow of charges means charges over time. Rate of flow of charges through a cross section of a conductor. तो करंट को हम डिनोट करते हैं किससे बेटा? I से डिनोट करते हैं. चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और टाइम को T. करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर. A चार्ज का होता है कूलम, टाइम का होता है सेकंड. ठीक है, 1 ampere is equal to 1 coulomb over 1 second. The current flowing in a conductor is said to be 1 ampere when a charge of 1 coulomb flows past its cross section in a time interval of 1 second. अगर 1 सेकंड आंख बंद करने में 1 कूलम नाम का प्राणी करके पार हो गया, उस वक्त उस कंडक्टर में कितना करंट बह रहा है? 1 एम्पियर करंट बह रहा है. ठीक है, समझ में आया? इलेक्ट्रिक करंट इज द स्केलर क्वांटिटी. कुछ और चीजें बता रहा हूं. इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट डजंट एड अप बाय वेक्टर लॉ. आप सोचोगे करंट को डायरेक्शन है, दैट इज अ डायरेक्शन गिवन फॉर पोलैरिटी, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. नंबर 1, जो बोल रहा हूं अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो लिखते जाइए. इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. और इस करंट में हमारे पास दो चीज होता है. एक होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन. ठीक है, कन्वेंशनल डायरेक्शन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट वाज थॉट, एट दैट टाइम इलेक्ट्रॉन्स हमें पता नहीं था, क्योंकि कंडक्टर में करंट इज कैरिड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर. और इलेक्ट्रॉन कैसा चीज होगा? देखो तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, तो वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होके पॉजिटिव की तरफ जाएगा. ठीक है ना? इसका मतलब actual direction of electric current, if you consider the charge carriers as electrons, then the current is flowing from negative to positive. But by that time we had done all our things. So either you change the concept or you start giving a new belief or a convention. So we say the conventional direction of electric current is always positive to negative. ये conventional. Every circuit is designed on this. However, this is known as electron current. ये सवाल आपको अगर पूछा 1 मार्क में, what is the direction of electron current? Then electron current is from negative to positive. थोड़ा दिमाग लगा लेना. इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो नेगेटिव से भागेगा और आकर्षित होगा पॉजिटिव की तरफ. पर कन्वेंशनल डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. क्या ये चीज क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो हमारा पहला फॉर्मूला आ गया क्या? I is equal to Q over T. Define 1 ampere. 1 ampere is said to be the current flow in a conductor if a charge of 1 coulomb flows past its cross section in a time interval of 1 second. 1 सेकंड के भनक में अगर 1 कूलम आर पार हो गया तो इसे हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर. क्लियर? बहुत अच्छी बात. अगला वाला डेफिनेशन हम जो देखते हैं वो देखते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, और यही दो कॉन्सेप्ट है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस. इसे हम पीडी करके कहते हैं. जिन अब तक चैप्टर जान चुके हो, ये कुछ और नहीं, ये है वोल्टेज. ये है वोल्टेज. एक्चुअली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जगह की कभी भी निकाल नहीं सकते हैं. जब भी हम एक बच्चे की पोटेंशियल क्या है, हम कहते हैं बहुत पोटेंशियल है इस लड़के में, कम है. We are saying that बहुत and कम because we have some benchmark बच्चा in our mind. हमने आज तक एक बहुत अच्छे बैट्समैन को देखा, उसके मुताबिक इसमें बहुत है, लेकिन उससे भी अच्छा बैट्समैन देखा तो हम कहते हैं नहीं, अभी भी इसमें पोटेंशियल कम है. बात समझ रहे हो? तो when we talk about electric potential, we always say electric potential at a point with respect to infinity. So this definition comes actually from this. The electric potential difference between 2 points is the amount of work done in bringing unit positive charge across the 2 points. ठीक है ना? You very slowly it has to be done. Work done in moving, work done by an external agency in moving an point charge or a test charge across the 2 points. और इसमें क्या लिखेंगे? The electric potential at a point is said to be the amount of work done by an external agency in bringing a point charge from infinity to that point. ठीक है? तो
अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पीडी जो कि हमें यूज आएगा वोल्टेज के टर्म्स में वी, तो इसे हम क्या लिखते हैं, इट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल, तो मैंने ऐसे एक्सटर्नल लिखा है डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द चार्ज। यानी कि अगर यहाँ हम बात करें V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, V इज वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज। सो V की अगर हम यूनिट्स देखें, इसकी ऐसा यूनिट है वोल्ट, इसकी है जूल और इसका है कूलम। Potential difference between 2 points is the work done by an external agency to bring a unit positive charge, to move a unit positive charge between the 2 points. And when you say electric potential at a point, then one of the point is taken as infinity, from infinity to that point. ठीक है? अब कोई आपको define करता है, कहता है define 1 volt. 1 volt. अब देखो अब कैसे आराम से होगा। 1 volt is said to be the potential difference between 2 points if a work of 1 joule is spent in moving a charge of 1 coulomb between the 2 points from one point to the other. अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल को हम 1 वोल्ट तभी बोलते हैं अगर 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए हमें खर्च करना पड़ा 1 जूल वर्क। समझेंगे बच्चा? ये आपके बेसिक्स हैं और यहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी हम, कुछ थियोरेटिकल पार्ट में बात करते जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि कुछ थियोरेटिकल पार्ट आप नहीं समझ रहे इस टर्म को, वहीं पे रोकिए मुझे, बट पे मोर अटेंशन इन, बिकॉज सिंस द नंबर ऑफ फॉर्मुलाज आर मोर एंड मे बी यू मे लाइक द चैप्टर, यू मे नॉट लाइक, हाउ कैन यू रिकलेक्ट एंड ब्रिंग द फॉर्मूला इमीडिएटली, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। भाई साहब हो गया इसका? अच्छा, ये सब इतना पढ़ने के बाद हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक में। ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया पहला टॉपिक, पहला भाई साहब पहला। ये दूसरा, इसके बाद हम आते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ, बहुत सारे प्रॉब्लम इसी के ऊपर होंगे। ओम्स लॉ कहता है कि the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference maintained across its ends, provided temperature and other geometrical parameters remain the same. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने लास्ट में कहा। Current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference maintained across the ends of the conductor, provided temperature and other ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स रिमेन द सेम। ये बात भाई साहब याद रखिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर आप ज्योमेट्री के साथ छेड़छाड़ करोगे तो फिर रेजिस्टेंस बदल जाता है, और क्योंकि ओम्स लॉ हमें जन्म देगा रेजिस्टेंस, और जैसे रेजिस्टेंस चेंज हो गया करंट का फ्लो चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात है टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर के साथ भी छेड़छाड़ करोगे तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं। ये क्या कहता है कि देखो ये है हमारा कंडक्टर, ये है हमारा कंडक्टर, इससे जो करंट फ्लो करेगा, करंट कौन है? करंट को एक इंसान समझ लो, ऐसे करंट जा रहा है, ये आई है, ये जितना करंट जाएगा बेसिकली क्या जा रहा है? चार्ज जा रहा है ना, चार्ज जा रहा है। अब इसको जोर से भगाने के लिए, व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ चार्जेस। इसको जोर से भगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस साइड में बहुत ज्यादा लोब देना पड़ेगा, है ना। तो हम इसको क्या कहते हैं? मान लीजिए हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया और ये पोटेंशियल डिफरेंस काफी हाई कर दिया। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, बच्चे को पार्क में आप ऐसे स्लाइड करा रहे हैं, बच्चे को ऐसे स्लाइड करा रहे हैं, यहाँ पे आपने लो पोटेंशियल दिया है, यहाँ पे आपने हाई पोटेंशियल दिया है, और आपने पोटेंशियल को बढ़ा दिया है, तो बच्चा सुर करके जाएगा ना, पानी हो गया। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। द मोर इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, द स्विफ्टर विल बी द फ्लो, वेदर इट इज मास, वेदर इट इज चार्ज, वेदर इज लिक्विड। ये समझ में आया? और वेदर इट इज हीट का फ्लो भी कब ज्यादा होता है? जब टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा होता है। 32 डिग्री चाय से 31 डिग्री चाय में हीट फ्लो फास्ट होगा, या 32 डिग्री से 0 डिग्री में ज्यादा? 32 से 0 में चड़ाक से हीट फ्लो होगा, बहुत ज्यादा हीट फ्लो होगा आपका। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज प्रोवाइडेड टेम्परेचर, ये दो चीज मत भूलिएगा, टेम्परेचर एंड अदर ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स रिमेन द सेम। इसको ही हम रिवर्स करते हैं। उसके बाद V is directly proportional to I, इसके बाद हम लिखते हैं V is equal to some constant multiplied by I, और ये constant कुछ और नहीं, वो है रेजिस्टेंस। यानी कि V upon I जो है ना, ये हमेशा constant रहेगा,
एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। जो कंडक्टर इस बिहेवियर को ओबे करता है उन कंडक्टर्स को हम कहते हैं ओमिक कंडक्टर्स, और जो बिहेव नहीं करता है उन्हें हम कहते हैं नॉन ओमिक। रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी ओमिक कंडक्टर्स मिलते ही नहीं है, आपको स्ट्रेट लाइन रियल लाइफ में कभी नहीं आएगा, थोड़ा होने से भी कर्व हो जाएगा। यहाँ एसआई यूनिट्स डालने की कोशिश करते हैं तो हमने देखा 1 वोल्ट को हमने रखा किसके ऊपर, 1 कूलम, तो हमें क्या मिलता है, 1 ओम मिलता है, राइट। SI unit of resistance is known as ohm. So define 1 ohm. 1 ohm is said to be the resistance offered by 1 ampere होगा, sorry 1 ampere. The resistance of a conductor is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere flows past its cross section when the ends are maintained with a potential difference of 1 volt. अगर किसी कंडक्टर के अगर, कौन है ये खांसू खांसू मार रहा है, Who is this? अगर हम यहाँ पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रख रहे हैं और ऐसा रखने पे 1 एम्पियर नाम का प्राणी से जा रहा है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि हमारा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यानी जो चोकिंग हो रहा है, चोकिंग तो होएगा ही, वो चोकिंग कितने का है, 1 ओम का है। 1 ohm is said to be the resistance offered by a conductor if a current of 1 ampere flows past its cross section when the ends are maintained at a potential difference of 1 volt. क्लियर हुआ ये 3? तो यहां से आगे आपका V upon I is equal to R, इससे आप लिख सकते हैं V is equal to IR और V by R is equal to I। ऐसे 3 कॉम्बोज बना सकते हैं आप, पनीर मखनी, पनीर प्याजा, पनीर संदा, पनीर पंजाबी, जो पसंद में आए पनीर खा लेना बस, है ना। क्या अक्षत आज बड़ा टेंशन में हो, क्या टॉनिक वॉनिक गिरा क्या घर पे? अच्छा नहीं है, ऐसा चेहरा बच्चा टॉनिक गिरने से ही बनाता है। यू आर ड्रिंकिंग लॉट ऑफ फ्रिज वाटर ना मैडम, और आइसक्रीम 100%। अरे सीजन तो कब से चेंज ही हो रहा है, सीजन शुड चेंज, सीजन इज नॉट चेंजिंग। कर रहे हैं। आई थॉट दैट यू आर हैविंग सम गुड ठंडा बेवरेज खा रहे हो। चले, क्या क्या लिखा यहाँ पे, I is equal to Q by T, V is equal to वाह, V by I is equal to, आ गए तुम लोग यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस हमने सीखा। अब बात कुछ ऐसा है कि ये मान लीजिए ये एक वायर है हमारे पास, इस इज अ वायर, और इस वायर से करंट जाता है, ठीक है ना। करंट जाने से और कुछ पैरामीटर्स क्या है, इसके एंड्स को हमें कैसे मेंटेन करना पड़ेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस V, और ये वायर पैदाइशी एक तरह का रेजिस्टेंस लेके आएगा R, ठीक है। तो ये वायर ने जन्म कहां से लिया था, ये वायर ने जन्म लिया था ऐसे एक मेटल से, ये मेटल भी हो सकता है, एलॉय भी हो सकता है, तो इससे इसका जन्म हुआ था। अब ये क्या हो सकता है, ये एक मेटल भी हो सकता है या फिर एक एलॉय भी हो सकता है, ठीक है। सुनिए अभी बात को, इससे जब मैं वायर बनाता हूं, मैं अलग अलग शेप और अलग अलग ज्योमेट्री के वायर बना सकता हूं। हर ज्योमेट्री और शेप का अपना एक रेजिस्टेंस होगा अलग अलग, लेकिन इस वायर की एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी, जो कि कांस्टेंट है। मतलब इट इज लाइक, जैसे मैंने कहा था ना, ये जो डीएनए है सेल में, इसमें एक जिद है, दैट इज कांस्टेंट। अब उस जिद वाले सेल से तुम मोटा बच्चा बना रहे हो तो ज्यादा जिद्दी होगा, पतला बच्चा बना रहे हो तो कम जिद्दी होगा, जैसा भी है। लड़की बना रहे हो तो और जिद्दी होगा, चाहिए मुझे आज ही ये ड्रेस, नहीं तो आज ही फोड़ दूंगा घर, ठीक है, डॉग ला के दो मुझे, मैं बड़ा अकेला हूं, तो ऐसे हो गया। तो रेजिस्टिविटी इज मटेरियल स्पेसिफिक। सिल्वर की एक ही रेजिस्टिविटी है बेटा। अब उससे आप हेडफोन के वायर बनाइए, कानों के झुमके बनाइए, या फिर आप केबल बनाइए, हर एक के शेप के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। समझ में आया? तो हम कहते हैं, यहां से कॉन्सेप्ट आता है, the new concept that will come up is known as resistivity, something like density। समझ लो, density of a element is always the same, लेकिन उससे अलग अलग शेप देंगे तो अलग अलग मास, अलग अलग वॉल्यूम आएगा, ठीक है ना। तो ये जन्म कहां से लेता है, हम कहते हैं रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of a conductor। यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बातें कर ले।
जितनी लंबी आपकी वायर होगी उतनी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। यही कारण है कि हेडफोन के वायर एक लेवल तक ही होते हैं, इससे ज्यादा आप दोगे तो हेडफोन के वायर्स में रिसेप्शन क्वालिटी गिर जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा वायर लेके हम यहां से लेके भाई यहां से वायर लेके कहीं पे ले जाएंगे तो देयर विल बी अ ड्रॉप इन द करंट दैट इज गोइंग टू, द रेजिस्टेंस इज directly proportional to length of a conductor and resistance is inversely proportional to the area। और ये A जो है ना बाबा, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अगर मेरा वायर सिलिंड्रिकल शेप में है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या बना, एक सर्कल बना जो कि है पाई आर स्क्वायर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4। एक ही बात है, ये समझ में आया? तो ये वाला अगर आपको डायमीटर में दिया है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4, अगर आपको रेडियस में दिया है तो पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दे तो हम इसको लिख सकते हैं एल अपॉन ए। ठीक है, और अगर हमने अभी इसको हटा के ये लाना है तो हमें लाना पड़ेगा क्या, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है रो, और रो को हम क्या कहते हैं, रो को ही हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ये कांस्टेंट होता है, इसका ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं। अब रो को कैसे डिफाइन करें, रो को डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं मान लो अगर लेंथ है 1 मीटर और एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, तब आर कुछ तो ओम्स होएगा, और ये चीज कितना हो गया, ये है रो, आर की वैल्यू। तो हम कहते हैं रेजिस्टिविटी है ना, और इसमें मीटर कैसा हो जाएगा, मीटर मीटर स्क्वायर को काट लेगा, मीटर रहेगा, ओम आ जाएगा, यानी कि रो की वैल्यू क्या हो गई, आर ओम मीटर प्रति मीटर, ओम मीटर। सो वी से resistivity is the resistance offered by a conductor of unit length and unit cross sectional area। अगर मान लो आपने इससे एक ऐसा कंडक्टर बनाया, एक ऐसा कंडक्टर बनाया जिसकी लंबाई है क्या 1 यूनिट, 1 कुछ भी एक 1 यूनिट है, और जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है 1 यूनिट स्क्वायर, इस वक्त ये जो भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वही इसकी रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर of we'll say resistivity of a material is said to be the resistance offered by a conductor of the same material of length, unit length and unit cross sectional area। यहां से कुछ और बातें आती हैं छोटी छोटी, कि अगर आपने लेंथ को दुगना कर दिया तो आपके रेजिस्टेंस में क्या इंपैक्ट होगा, रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा, और अगर आपने एरिया को दुगना कर दिया आपका रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। एरिया इज ऑलवेज अ स्क्वायर टर्म ऑफ लेंथ। व्हाई अरब, व्हाई डिड यू मेक दैट फेस, डाउट है इसमें? सुनिए, एरिया इज 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल, स्क्वायर है ना, तो अगर आप एरिया को हाफ करेंगे, half area, just forget everything, look at my face, initial area was A, current area is what, half A, half A का impact on A पे कितना होगा, 1/4 नहीं हो जाएगा, A is a square term ना, ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा। अगर हम एरिया को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमने एक चीज सीखा, ज्यादा एरिया मतलब कम रेजिस्टेंस। यही कारण है कि हाई करंट डिवाइसेस में रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। मेरे पास एक गीजर है, क्या वो गीजर ज्यादा करंट मांगता है? बिल्कुल मांगता है, तो उसमें रेजिस्टेंस कम होना चाहिए ना उसके रास्ते में, इसलिए हमने उसके प्लग को मोटा मोटा बनाया। एसी के प्लग मोटे हैं, माइक्रोवेव ओवन के प्लग मोटे हैं। क्यों मोटे हैं? क्योंकि हमें ज्यादा करंट फ्लो देना है उन डिवाइसेस को। ज्यादा करंट फ्लो देना है तो रेजिस्टेंस को डाउन करना है, रेजिस्टेंस को डाउन करना है तो एरिया को अप करना है। और ये याद रखना, इफ लेंथ इज डबल्ड रेजिस्टेंस इज डबल्ड, इफ एरिया इज हाफ resistance increases 4 times, if area is doubled resistance reduces by 4, by 1/4, it becomes 1/4 of original। क्लियर? ठीक, तो बहुत कुछ हो गया। हम कहां तक आ गए? रेजिस्टिविटी तक आ गए। तो आइए इसमें एक और इजाफा कर देते हैं। अभी यहाँ पे चौथा इजाफा हो गया,
R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। क्लियर भाई साहब? अच्छा, दो और कैच पॉइंट्स देख लेते हैं ओम्स लॉ पे, बढ़े आगे। अच्छा, ओम्स लॉ में याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी गलती होता है, मैं जबरदस्ती इसको RI लिख रहा हूं, देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस। थोड़ा तो मैंने 9 में भी पढ़ाया था, 10 में भी पढ़ाया है, 11 में भी पढ़ोगे। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस c, where m is known as the slope, x is your independent variable, this is your dependent variable, and this is known as your y intercept, यानी कि y एक्सिस को कहां पे काटेगा, दैट इज नोन एज c। हमारा इक्वेशन कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, हमने v इज प्रोपोर्शनल टू i करके किया ना, तो r हमारा क्या है? स्लोप है, r शुड बी आवर स्लोप। तो हमारा इक्वेशन कैसा बन रहा है? +0 से बन रहा है। तो याद रखिए, जब भी आप कभी भी एक ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो ग्राफ में हाँ, जब भी आप ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू mx ना, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। क्लियर? अब इसी को इसके ऊपर डालिए, तो आपका वोल्टेज हमेशा इसमें होना चाहिए और करंट हमेशा इसमें होना चाहिए। ये होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, ये करंट है और ये वोल्टेज है। अब आओ ना जाके हमको मिलेगा का ओम्स लॉ का कर्व मिलेगा, ऐसा। क्लियर? और स्लोप को हम क्या बोलते हैं? राइज ओवर रन, y डेटा बाई x डेटा। स्लोप का एक और फॉर्मूला भी हमने सीखा था ना, क्या सीखा था? स्लोप इज ऑलवेज y डेटा ओवर x डेटा, यानी कि दिस इज ऑलवेज ओवर राइज ओवर रन। राइज हमेशा किस में होता है? राइज हमेशा y पे होता है और रन हमेशा x में होता है। रन x में होता है, राइज y पे होता है। तो ये याद रखिएगा, इसी में ग्राफ ऐसा आएगा। हाँ, वही रॉन्ग है, i कभी स्लोप नहीं हो सकता है। आपका स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। डू यू एग्री और नॉट? क्या है? प्रूव करने का लिया, बच्चा बैठा दीजिए, बच्चा एक ही फ्लो में गिरेगा ना, ऐसे करके गड़क थोड़ी खाएगा। तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट क्वांटिटी को हम यहाँ पे रखते हैं, आई कभी कांस्टेंट नहीं है। अब ओम्स लॉ को सोचो, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, पर 11 में जाके बोलोगे सर क्या आप बेवकूफ क्वेश्चन पूछ दिया था। v बाई आई इज इक्वल टू आर, आर कांस्टेंट है ना, तो आर इज द स्लोप, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आया? जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हंसो मत, कम से कम ऑनेस्ट तो है, लिखता है। देखो, जब भी हम ऐसे क्लास करते हैं, अच्छा, जब भी हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ में हमेशा बेटा v और i का पोजीशन रखिएगा। v x एक्सिस में होता है, i इसमें। अब आपको मान लीजिए ये है आपका R1 रेजिस्टेंस और आपको एक और रेजिस्टेंस दिया, कौन सा? आपको एक और रेजिस्टेंस दिया R2 रेजिस्टेंस, है ना, ये R2 रेजिस्टेंस। आपको पूछा विच इज द हायर रेजिस्टेंस, जिसका स्लोप ज्यादा उसका ज्यादा। अब बच्चा कहां आराम से गिरेगा? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गिरेगा, सुलट करके गिरेगा ना यहाँ से। अक्सर समझ में आ रहा है? तो the question is find the higher resistance. The higher resistance is always the one with the more slope. And how do you understand the one with the more slope? The one which is more inclined. सीधी बात है। बच्चा बिठा दो ना, कहां बच्चा जोर से गिरेगा? इसमें से जोर से गिरेगा। यही आपको पूछेगा क्या? डिस्टेंस ओवर टाइम, स्लोप गिव्स यू स्पीड, भूल नहीं सकते हैं, अगले साल वही है। स्पीड ओवर टाइम गिव्स यू एक्सीलरेशन। कहां एक्सीलरेशन ज्यादा है? इसमें एक्सीलरेशन ज्यादा है। लेकिन क्योंकि तुम लोग बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम्हारे साथ वो लोग करेगा, गेम खेलेगा, गेम। हाँ, और एग्जाम में जो देगा ना, वो लोग यहां वोल्टेज दे देगा और यहां क्या दे देगा? करंट। एकदम हो गया चकदे जैसा। मेरी तरफ देखो, इसकी पांव बाएं की तरफ है, ये बाएं को शॉट लेगी। इस बार कुछ ऐसा बनेगा हमारे ग्राफ, इन्हीं ग्राफ्स को बना रहा हूं। हाँ, इस बार हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा, ये बनेगा R1, ये बनेगा R2। तो फिर इस दिन में खूब पूछता है ये सवाल, समझ में आया? तो याद रखिएगा। और अब एक और, इसी में एक और चीज को ब्लेंड कर देते हैं ताकि आपको अभी समझ में आ जाए।
जब हम किसी दो रेजिस्टेंस लेते हैं, सपोज हमने दो रेजिस्टेंस लिया R1 और R2, दो रेजिस्टेंस लिया R1 एंड R2, और इसके हम कॉम्बोज बना रहे हैं। पहला हमने सीरियल में इसको तलने की कोशिश की और दूसरा हमने पैरेलल बनाया। जब भी आप सीरियल में कॉम्बिनेशन करते हो तो आपका R इक्विवेलेंट जो है ना वो बढ़ जाता है, सीरीज में जुड़ते हैं स्ट्रेट अवे, और पैरेलल में जो R इक्विवेलेंट है ना, R इक्विवेलेंट पैरेलल, वो घट जाएगा R इक्विवेलेंट सीरीज। तो ये क्वेश्चन को कुछ ऐसे देगा, देखो ये क्वेश्चन को ये लोग क्या कर देंगे और थोड़ा मजेदार बनाएंगे और बोलेंगे टू रेजिस्टेंसेस आर गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, चार ग्राफ बना देगा इज करेक्ट। तो अगर आप इसमें देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लॉट करना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये वाला होगा, आर इक्यू ये सीरीज वाला होगा, ये आर इक्यू पैरेलल वाला होगा, क्योंकि आर इक्यू पैरेलल कम है। और अगर ग्राफ उसने ये दिया, ठीक है, क्या यथार्थ बहुत मुंह बना रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या, तो ये बनेगा हमारा आर इक्विवेलेंट पैरेलल और ये बनेगा आर इक्विवेलेंट सीरीज। एनी बच्चा हु हैज नॉट अंडरस्टूड दिस एंड वांट्स मी टू रिपीट अगेन, आई कैन रिपीट अगेन। सुन लो पहले पूरी कहानी को। V बाई आई का जो ग्राफ होता है वहां पे V हमेशा होगा y एक्सिस पे, I होगा x एक्सिस पे। क्वेश्चन जब आपके पास आए तो सबसे पहले कुछ भी मत पढ़ो, पहले ग्राफ में ओरिएंटेशन देखो V और I कहां पे है। अगर ये वाला ओरिएंटेशन दिया है तो आप एकदम दीवाने खास हो, और अगर ये दिया है तो आपका बैड लक बहुत खराब है, और यही देने के चांसेस ज्यादा है। ऐसा देने पे ही समझ लेना कि पूरा गेम उल्टा करके आया है। अब जिसका स्लोप ज्यादा वो कम रेजिस्टेंस है और जिसका स्लोप कम वो ज्यादा है। अब इसमें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ सकता है, फिर तुम्हारा किस्मत अच्छा, नहीं तो दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आ सकता है और यही आएगा और बोलेगा कि दो रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कंबाइन किया, पैरेलल में कंबाइन किया। अब उनके प्लॉट्स को एक बच्चे ने ड्रॉ करना चाहता है, विच इज द करेक्ट प्लॉट। सो द सीरीज विल बी द मोर रेजिस्टेंस। तो इसमें सीरीज ऊपर वाला होगा, इसमें सीरीज नीचे वाला होगा, और पैरेलल का है कम रेजिस्टेंस है, कम रेजिस्टेंस इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा। भाई साहब समझ में आया है ना? अन्य नींद आ रहा है बेटो, आंख बंद कर रहे हो है? नहीं क्या, मुझे यहाँ से दिखता है, मेरा क्रिस्टल डिस्प्ले है, ऊपर से तुमने नया लैपटॉप लिया है तो और ज्यादा क्लियर आता है। लैपटॉप क्या नया है ना, अभी अभी आपका कोई फ्रीजिंग वीजिंग कुछ नहीं होता है, ऐसा लग रहा है आप सामने ही बैठे हो। पहले वाला लैपटॉप क्या गुडी बैग में डाल दिया क्या? नहीं, अभी है बस कम यूज। अच्छा, रैम बढ़िया है। रैम, रैम का मतलब है ओ, क्या करता है रैम वो नहीं पता, बस रैम है। हम लोग बात के यार मोबाइल ना 128 GB रैम, 256 वाला रैम है। रैम है वो दिमाग जहां जाके सब पहले खुल के बैठ जाता है, रैंडमली एक्सेस। हाँ बहुत अच्छा, ये अच्छा बोला, रैम बढ़ाने से मतलब स्पीड बढ़ता है, अतिश को प्यार करने से अतिश का परफॉर्मेंस बढ़ता है। भाई साहब आगे चले, आइए फिर से जो जो फॉर्मूलाज अब तक हुए उनको एक बार ले लेते हैं। लिख पाओगे? क्या लिखे? I इक्वल टू क्यू बाई टी, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। वाह वाह, सब ऐसा यूनिट ठीक है, तो इसके बाद गड़बड़ी मत करना, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसके ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स करने हैं हमें, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब रेजिस्टेंसेस कैसे कंबाइन हो सकते हैं? पहला वाला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब है, एग्जाम में लिखना मत, जस्ट सोच के रख लेना, सीरीज मतलब रिंगा रिंगा रोजेस। कैसे कैसे खेलते थे? ऐसे रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट, ऐसा खेलते थे ना, ये रिंगा रिंगा रोजेस, यही सीरीज कनेक्शन है। इसका मतलब सीरीज में एक रेजिस्टेंस अपना लेफ्ट हैंड दूसरे के राइट हैंड के साथ लगाएगा, फिर यहाँ पे लगाएगा, और इस तरह कहानी आगे बढ़ता जाएगा। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे, तब एक सब्जेक्ट, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक सब्जेक्ट है ना, तब एक चैप्टर एक सब्जेक्ट बनता है,
नेटवर्क एनालिसिस एक सब्जेक्ट बनता है, उसमें यही सब करना है कि ये सब तामझाम को सिंपल कैसे कर सकते हैं आप। सिंपल मतलब हर कोई बोलेगा सर इतने चीज नहीं देके हमको एक टू रेजिस्टेंस दीजिए ना प्यारा सा, उसी से ना हो सकता है, इतना 3 क्यों लगाए। बहुत अच्छी बात है बेटा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तीनों को रिप्लेस करेगा, हम इसे कहेंगे ये इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। और कैसा है, जब हमने इन तीनों को सीरीज में लगाया तो हमने एक एसबी डाल दिया, they are equivalent is the equivalent resistance of these three resistances, इससे ज्यादा भी हो सकता है when they are connected in series। तो हम कहते हैं सर ऐसा है, तो इसका एक डेरिवेशन भी देख लेंगे, फॉर्मूला भी देख लेंगे। इतना चीज समझ में आया सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। ठीक है, आइए अब सीरीज कॉम्बिनेशन में तो थोड़ा सा छोटा करते हैं, अच्छा यहां ले जाते हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आइए तो अगर हम देखें आर इक्विवेलेंट, ठीक है, आवर जॉब इज टू फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट। कुछ और चीजें भी यहां पे सीखेंगे। व्हेनेवर यू आर इन सीरीज, आपका करंट पे नो चेंज, करंट पे कोई चेंज नहीं होता है। अब आप सोचोगे सर ये मैं कैसे याद रखूं। करंट है पानी, जिसको जहां कट मिलेगा वो वहीं से निकलेगा। देखो ये पानी यहां से घुसा, उसको कोई कट मिल रहा है क्या? कोई कट नहीं मिल रहा है। जब तक कट नहीं मिल रहा है वाटर कैन नॉट लीक आउट। सो करंट ऑलवेज रिमेन सेम, नो चेंज, यानी कि हम लिखेंगे करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो वोल्टेज है ना, ये क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर इसी को क्यों आपने डिस्ट्रीब्यूट कराया? ओम्स को याद करो। ओम हमेशा कहता है वोल्टेज ओवर करंट शुड बी कांस्टेंट। अगर करंट ने कांस्टेंट पकड़ लिया है तो वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट होना ही पड़ेगा, वरना रेशियो ओवरऑल तो कैसे रहेगा। ठीक है, तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट जो है ना, यही होगा हमारा स्टार्टिंग, क्लास 8 में पढ़े थे ना, मोनोमर। इसी से हम पॉलीमर बनाएंगे, मतलब ये स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट है हमारा। चलो, तो हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं ऐसे, और इन 3 रेजिस्टेंस में ओवरऑल जो हम वोल्टेज दे रहे हैं ना, ओवरऑल वोल्टेज, वो वोल्टेज हम दे रहे हैं V वोल्टेज दे रहे हैं। और करंट कांस्टेंट है, तो इससे भी I करंट गुजर रहा है, इससे भी I गुजर रहा है, इससे भी I। वोल्टेज भाई साहब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो इसमें V3 वोल्टेज है, सॉरी V1 वोल्टेज है, V1 है, इसमें V2 है, और इसमें V3 है। So I'm repeating once again, I've got 3 resistances in series, and in series the convention we use is the current does not get distributed, current remains constant. However, the voltage gets distributed, तो हमने voltage को distribute करवा दिया है, and this concept of voltage getting distributed will be used as our starting monomer, मतलब polymer बनाने के लिए monomer बनाते हैं, आया बनाते हैं। So V is equal to V1 plus V2 plus V3। कोई टेंशन नहीं है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे याद करेंगे किनको, यहाँ पे याद करेंगे एक और सुंदर से दादाजी को याद करेंगे। भाई साहब दादाजी बना लो एक, और दादाजी का नाम है ओम, है ना, इनका नाम है ओम। ओम क्या कहता था भाई साहब, B/I इज इक्वल टू R। तो यह स्वभाव V को रिप्लेस कर देंगे। V को रिप्लेस कैसे करेंगे, या V को रिप्लेस करेंगे तो क्या लिखेंगे, करंट कांस्टेंट है I, तो इसका लिखेंगे I R1 लिखेंगे, क्योंकि V1 जो है वो R1 के बराबर होगा जब हम उसे I से डिवाइड करेंगे। करंट तो वही चल रहा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने लगाया। यहाँ पे क्या लिखा दें, IR2, यहाँ पे IR3, और मान लो अनगिनत रेजिस्टेंसेस थे हमारे, तो हमने IRN कर दिया इसको। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। यहां से I1 को कॉमन ले लीजिए, और R1 प्लस R2 Rn तक हमने ऐड कर लिया, और इस I को बोले जाकर चरण छू लो, किसका, वोल्टेज का चरण छू लिया जाए, हुजूर माफ कर दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 और जाके Rn। अब जरा सोचो इस सर्किट को आसान करते हैं। हमारी इच्छा क्या थी, हमारी इच्छा थी कि एक ऐसा अकेला रेजिस्टेंस बता दिया जिसको हम वही V सप्लाई करेंगे जो सबको कर रहे थे, और वही वाला I गुजरेगा, और इस रेजिस्टेंस का हमने नाम क्या दिया था, R इक्विवेलेंट सीरीज। यानी कि यहां पे अगर ओम्स लॉ लगाए तो हम लिखाएंगे
R equivalent series is equal to the overall voltage divided by overall current. तो ये चीज कुछ और नहीं, ये तो है R equivalent series सिग्मा I equal to 1 to n Rn. थोड़ा सा सिग्मा बोलने से तुम लोग हंसते हो, बड़े सीरियस हो. स्टैटिस्टिक्स की भाषा में लिखा. Summation of all resistances with a counter, you know programming, right, in Python and all. So we're setting a counter where I varies from I equal to 1 to n Rn. अगर 5 रेजिस्टेंस है तो I1, I2, I3, I4. ठीक है. तो देख के ही मालूम चल रहा है कि अगर आपके हाथ में 100 ओम का कितना दो ठू रेजिस्टेंस है और इन दोनों रेजिस्टेंस को आप ऐसे कनेक्ट कर देंगे 100 और 100, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 200 ओम का हो जाएगा सर्किट. भाई साहब गजब चीज है, लिख लीजिए. इस चैप्टर में ना फंडा क्लियर रखो, तब आप सब प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे. थ्योरी अपनी जगह, फंडे शुड बी लाइक अंडे, एल्स टेक अ डंडे, बिकॉज एवरी डे वोंट बी ए संडे. तुम्हारे आंख आजकल बड़े हैंडसम हो गए हैं. क्या मतलब, कुछ आंखों में कुछ दे रहे हो क्या? जिंदा तिलिस्म जालिम लोशन जैसा आंख देख रहे हो इसका. मृगनयनी तो नहीं बोल सकते, मृगनयना हो गया. मृगनयनी मतलब समझते हो? हाँ रुको बोलो तो. मृगनयनी का मतलब क्या कहते हैं ना, वर्ड सुना है कि नहीं? पहले ये बोलो, मृगनयनी वर्ड नहीं सुना है, कुछ नहीं हो सकता. किसनों ने मृगनयनी वर्ड सुना है? अच्छा सुना है. नहीं सुना. अरे सुना नहीं है तो मतलब कैसे निकालोगे? हाँ. The eyes of a deer are supposed to be very beautiful. A lady or a person who has very beautiful eyes, they are called mriganayani. मृग जैसी आंखें. मेरे को लगता है पोएम का जो किताब उताब है ना, ये सब बंद हो जाएगा, बिक जाएगा और 2 दिन बाद. पोएट्री की बुक्स है क्या? नहीं वो है क्या? अरे समास छोड़ो तू यार, सिंपल मृगनयनी पहले सीख. समास चलना आता नहीं है सर, मैं वो क्या है उसेन बोल्ट की तरह जाके मैं स्प्रिंट करना चाहूंगा, शूज चाहिए सर नॉन मार्किंग वाले, उसी से 2-3 देने चाहिए. नॉन मार्किंग से मार्किंग लाना चाहिए बॉडी में. समास, एक समास. पोएट्री वेट्री अच्छा नहीं लगता है, नहीं पढ़ते हो कभी? इंग्लिश ही हो गया शायद. इंग्लिश रीडर वाला नहीं, कभी कुछ पोएट्री शायरी ये सब आपको अच्छा लगता है? जैसे मूवी में आप डायलॉग वायलॉग सुनते हैं, राहत इंदौरी, ये सब आप सुनते नहीं हो? ये सब लिटरेचर नहीं से, ये सारा जिंदगी ये थोड़ी पढ़ना है. लिटरेचर विल बी विथ यू फॉरएवर. मूवी क्या देखते हो? स्पाइडरमैन, उसमें शायरी नहीं है. क्यों नहीं देखते हो? कम से कम वो हीरोइन को देखने का इच्छा नहीं होता है तुमको 2 बार? हाँ मूवी देखो तो हीरोइन के लिए ही देखो ना. हाँ बाप मेरा बेटा ना, he doesn't watch movie, he still watches Paw Patrol and you know Doraemon. डॉक्टर के पास ले जाओ, गड़बड़ है. छोटा बच्चा अगर बहुत ज्यादा रश्मिका मंदाना देख रहा है ना तो भी गड़बड़ है, और बड़ा होके खूब पॉ पेट्रोल खेल रहा है ना बैठ के तो भी गड़बड़ है. तो यार गजब चीज हो यार. चले आगे. मूवीज नहीं देखते तो कैसे है? हाँ दिस फेलो ऑन अ संडे इवनिंग एट 5:30 और समथिंग, ही इज सेंडिंग मी अ मैथ्स क्वेरी. वो भी हिंदी में लिख के, अध्यापक जी मुझे इस प्रश्न का, पढ़ के सुनाता हूँ आपको, मजा आएगा. तो नहीं थोड़ा सुनो. चैट जीपीटी लो, जो जीपीटी लो, तेरा टीचर उससे बड़ा जीपीटी है. सुनो क्या लिखता है वो. अध्यापक जी मुझे एक डाउट है. डाउट ढूंढ के नहीं मिला, डाउट का हिंदी नहीं मिला, और हिंदी लिपि में लिखा है पूरा देवनागरी में. क्या आप इसका हल ढूंढ सकते हो? क्या मैंने ये सवाल सही ढंग से किया? ठीक है, तो मैंने उसको लिखा, अध्यापक जी इस वक्त साप्ताहिक आनंद क्रिया अर्थात टीवी के सामने विश्राम कर रहे हैं. कुछ समय पश्चात वो आपको आपके पूछे प्रश्न का उत्तर दे देंगे. पर अध्यापक खुश है कि आप अध्ययन में विलीन हैं. याद रखें मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है. फिर उसने जो फोटो भेजा ना, वो फोटो भी तुम्हें दिखाता हूं. हमें कुछ तो दिखा इस फोटो में. ठीक है, तो हमने लिखा, कलम देख के कुछ याद आ गया. याद है? ऐसा ही कलम हमने बाहर फेंका था ना, कलम देख के, और फिर रात को मैंने उसको इसका प्रॉब्लम करके
तो यार माइनस में कैसे गलती करता है, माइनस प्लस में भी गलती करता है। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर तो गलत ही निकाला ना तुमने, प्लस माइनस में मिस्टेक किए हो। क्यों प्लस माइनस नहीं है तो बड़ा वाला टेंजेंट छोटा वाला निकलेगा कैसे? अच्छा, थ्योरम से। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, इसे इंग्लिश क्या है पता है? बोथ आर कमिंग फ्रॉम सेम प्लेस, बोथ आर कमिंग फ्रॉम सेम प्लेस। जैसे टेंजेंट आ रहा है, मैं टेंजेंट, आप कहां से आए? सिकंदराबाद से, मैं भी सिकंदराबाद से। आगे बढ़ो, चलो क्या है अभी? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है चिल्ड्रन गो टू द असेंबली, यह है चिल्ड्रन लाइन अप फॉर असेंबली। किसी से डर नहीं है पर अतिश तेरे से डर है, ये लिख के मत आ जाना, या लड्डू मिलेंगे तेरे को। लाइन अप फॉर असेंबली लिख के मत आ जाना। बच्चे जब असेंबली में जाते हैं तो क्या करते हैं, ये लड़का इस लड़के के कंधे में हाथ डालता है, ये लड़का इस लड़के के कंधे में हाथ डालता है और इसी तरह जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि इस वक्त हमारे रेजिस्टेंसेस कुछ ऐसे होंगे, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, और मान लीजिए ये तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, इनके एक हाथ, और ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम इसको वही वोल्टेज, एक V वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं इसके दोनों कॉमन एंड्स को, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज है, अब जो हमारा पैरेलल है इसको हमने क्या नाम दिया बेटा? R1 नाम दिया, इसको R2 नाम दिया, R3 नाम दिया, और करंट कैसा जा रहा है? I करंट जा रहा है। अब I करंट जाके यहाँ क्या होता है? मैं तो रास्ते से जा रहा था, तीन रास्ता मिल गया उसको, तो क्या बोलेगा? रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। तीन करंट है, और यही तीन करंट यहां से फिर I1 कहता है कोई डक्ट नहीं, कोई डक्ट नहीं, कोई डक्ट नहीं, मैं तो I1 होके ही निकला, मैं तो I1 होके ही निकला, आय हाय मैं तो I2 होके ही निकला, मैं I3 होके ही निकला। फिर तुम्हारी तरह इंग्लिश में जाके बोलेगा रहता है, गाइस वी केम टू द सेम प्लेस, यस यू मोरॉन्स, यू आर ऑल आई, है ना। लेकिन जो हमारा वोल्टेज हुआ है ना, ये वोल्टेज हुआ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, V1 वोल्टेज हो जाएगा, तीन ब्रिज हो गए हैं, और V3, ओ सॉरी, वोल्टेज जो है वो सेम रह जाएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वोल्टेज हमारा सेम रहेगा, ब्रिज तो सेम है, ठीक है, सॉरी सेम वोल्टेज रह जाएगा। अब ये तो यहां पे हम लिखेंगे कुछ, इसको छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, यूं, और इसको ले जाते हैं यहां, तो यहां पे कुछ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये है तुम्हारा घर, कहीं भी जाओगे तो 240 वोल्ट ही मिलेगा, ऐसा नहीं बेडरूम में कम मिलता है उसमें ज्यादा मिलता है, ठीक है। लेकिन करंट जो होता है वो कम नहीं, डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखा, हमेशा गलत आंसर तुम है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये जो है ये बनेगा हमारा स्टार्टिंग मोनोमर, इसी से हम स्टार्ट करेंगे डिराइवेशन, ये हमारा स्टार्टिंग मोनोमर बनेगा। तो आइए करंट को डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। I करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3 पे। इसके बाद याद करेंगे दादाजी को, और हर एक रेजिस्टेंस के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे हमने R1 रेजिस्टेंस लिया, R1 रेजिस्टेंस क्या है बेटा? V1 बाई, तो V1 तो नहीं होगा, वोल्टेज सेम है, तो V बाई I1, तो R1 को हम कैसे लिखेंगे? V बाई I1, V बाई सट घर पर एक मिनट V बाई I1, हाँ I1, हमें I1 को लिखना है तो इसको हम लिखेंगे V बाई R1, है ना, यहां से लिखेंगे I1 इज इक्वल टू V बाई R1। कंटिन्यूअस है, थक जा रहा हूँ, बुढ़ा हो रहा हूँ मैं, फील कर रहा हूँ आजकल। V बाई R2 R3, this is an indication in the next 3-4 years occupation has to change, ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। अभी बहुत थकता हूँ, पहले इतना नहीं थकता, पहले 3 क्लासेस भी लिया हूँ ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स, इंस्टेड ऑफ 3 क्लासेस इन द इवनिंग, हाँ बैक टू बैक ऐसे ही।
एक साथ तो नहीं होगा ना बेटा, मेरा तो ऐसा नहीं ना जो विष्णु का आइडल जैसे ऐसा दो हाथ पीछे शंख और धनुष लेके दो हाथ, ऐसा तो नहीं है ना, एक ही है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे अभी, v को कॉमन कर लो, 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3। और अगर ऐसे और सारे होते तो हम क्या लिखते, डॉट 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 क्या लिखते, vn/rn लिखते, सॉरी v/rn लिखते, सॉरी इसको हम क्या लिखते, v/rn लिखते, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 1/rn। ठीक है, 1/rn हो गया हमारा। और इसको इस साइड ले आते हैं अभी, I/v इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3 नॉन 1। अब वो फाइनली है क्या, आवर क्वेस्ट वाज टू गेट वन रेजिस्टेंस, that one particular resistance with which we could have done our job. So if you are applying V and I current is going, this resistance is R equivalent created out of a parallel combination. So and this should be equal to V by I, but your thing is I by V, so this becomes 1/R equivalent in case of parallel combination is equal to sigma 1/Rn, where I is equal to 1 to n. आप ऐसे लिख देना, एक ही बात है। This is a counter. Rn means if there are 5 resistances, if I is equal to 1, then 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3 plus 1/r. This is a counter. All these things can be replaced by 1 Rn, where n is 1/Rn, nahi, Ri, sorry. This will be 1/Ri. पिछले वाले में Rn लिखा था क्या, हाँ ये Ri होगा, सॉरी, this will be Ri. This is just to give you a prelude of statistics. Ri means the resistances are Ri. If it is only one resistance, it will be 1/Ri, 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R till n, जितने हैं। तो बहुत सुंदर बात है कि हमारे पास दो ठो रेजिस्टेंस है, ये भी 100 ओम का, ये भी 100 ओम का, दोनों को कंबाइन कर देने से पैदा होता है एक ठो रेजिस्टेंस 50 ओम का। Two identical resistances if combined in parallel will give you one half the value resistance. ठीक है, यहां तक हो गया। अगले क्लास में हम बढ़ेंगे कहां से, पावर पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे बस, और थोड़ा हीटिंग इफेक्ट के ऊपर कहानी पढ़ेंगे। फ्यूज क्या होता है, महाराज की तरह तलवार ले लेगा और महाराज को बचा लेगा, ठीक है ना। फ्यूज पढ़ लेंगे, थोड़ा डायरेक्ट करंट क्या है, और घर के हाँ डायरेक्ट करंट देख लेंगे, और डोमेस्टिक सर्किट्स थोड़ा देख लेंगे, तो फिर मैग्नेटिक इफेक्ट में जाने की जरूरत नहीं है उस टाइम पे। उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है इसलिए इसकी चार्ज मैग्नीट्यूड है। एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, बात एक ही है ना, द टोटल नंबर ऑफ चार्ज दैट इज फ्लोइंग। आप सोचो ना, हाउ मेनी चार्जेस आर फ्लोइंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निगेटिव नहीं, यू कैन टेक द चार्जेस, यू डील विद द मैग्नीट्यूड ऑफ इट, देयर इज नथिंग टू टेक नेगेटिव, लोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इज टू शो दैट दिस चार्ज इज डिफरेंट फ्रॉम दिस चार्ज इन नेचर। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये नहीं कि वो थोड़ा कम है, नेगेटिव हमको दो चीज अलग अलग पोलैरिटी दिखाना है, तो इसको अगर हम लाल है तो ये काला है, वैसा टाइप। ठीक है, आज का रंगारंग कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है भाई साहब। बहुत दिन रंगारंग कार्यक्रम वाली बात नहीं की है। सम ऑफ द थिंग्स इन resistances that we will be doing lot of problems on those also, but some things you should know, that typical type of combinations which you see, okay, don't draw, I'm just saying, suppose you get a combination like this and you're getting a combination like this, you should be able to visualize and think, so this is a parallel combination which will have an equivalent resistance, that equivalent resistance, this one and these three are again in series.
ये समझ में आया? ठीक है, these are like simple ones. We will do a lot of problems. This is, I'm just drawing it for your thing. This can be one. Then say suppose in grade 12 we will study something called Wheatstone Bridge. उसका बहुत देता है. It can come something like in this manner. Two resistances in series, overall in parallel. Can you visualize this? Your job is to, whatever format they give you, your job is to bring it into one straight line, like a saturated hydrocarbon. Say if I write this as 1, this as 2, this is 3, this is 4. Look, 1 and 2 are in series. So this is 1 and this is 2. Okay, let me say this is node A. So this is my node A. Let me say this is node B. So this is my B. This is 1 and this is 2. Okay. Again, there is a 3 and 4 in series, which is combined with node B and this. So we can combine this. There is another resistance. There is resistance 3, and there is another more resistance. This is resistance 4, and these nodes can be combined. ये और ये एक ही चीज है. ये घुमा के देने से ऐसे हो जाता है. तो ये चीजें you have to have, and then you have to apply Ohm's law for everything. When we do problems, we'll come across this. Okay, so now next topic that we will go into is electric power. Okay, our next topic is power. Whether you are studying mechanics or you are studying electricity or you are studying any other branch, definition of power does not change. It is the consumption of energy or delivery of energy per unit time. Energy per unit time is known as power, and the unit of power is what? The unit of power is watt. So 1 watt is always 1 joule upon 1 second. If you are consuming energy at the rate of, now get this concept clear. ये आपको higher classes में, when you go for physics, work, energy, power, you'll need it. Even in electricity, it is nothing different. There can be two things. One, that you have a plug point, which is your energy source, and then you can have one, say for example, a drill machine. This is like a load. Right, now see the concept of power. First, let us understand power. Obviously, you will draw energy from the source to drive this drill machine. All right, so the drill machine will what? Consume energy. Machine क्या होता है? Energy consume करेगा and will convert one form to another. A drill machine converts electrical energy into mechanical energy. So when you actually buy a drill machine, it will be written on that drill machine, say suppose 1000 watts. 1000 watts means this drill machine will be consuming energy at the rate of 1000 joules per second. From where? From this energy source. Is this concept understood? Then second comes, say suppose this, now this drill machine will be delivering power. It will be delivering power. Never ever is any condition, like they may not give you such problems that there is 100% conversion of यहाँ से जितना joules लेगा उतना ही joules जाएगा, ऐसा नहीं होता है. The drill machine is also going to make sound. So where is that energy going to come from? The drill machine will get heated up. The drill machine will also spark. So 1000 joules, it will deliver something around how much? Say 990 or 950 or 900 joules. 100 joules went where? We call it as losses. So this is, say suppose there is a loss in between of something like 100 joules. So how much was your input? Your input was 1000 joules. How much is the output? The output is 900 joules. There comes what we call as efficiency of a machine. Efficiency is output कितना काम करता है divided by कितना वो खाता है. It is working how much? 900, and it is eating how much? 1000. So the efficiency of this machine is 90% efficient. No machine is 100% efficient. हो ही नहीं सकता है. 100% efficient machines are not possible in real world. Have you understood this concept? You are now in electricity. You are now in a chapter of electricity. So next time when you buy a mixer grinder or something and you say 1000 watts, what is the difference between a 1000 watt mixer grinder and say a 2000 watt mixer grinder? The 1000 watt mixer grinders
Suppose you want to do huge amount of batter every day, which one will you prefer, 1000 or 2000? 2000. 2000 will do the same job in less amount of time, however will be consuming more energy, but it will take less time. For example, I want to drill small holes out here, I'll take a small drill machine. But if I want to install a AC and I want to drill big holes, at that time the drill machine has to be changed to a bigger one. If you don't change into a bigger one, what will happen? Time consumed will be more will be the irritation to your ears, ठीक है ना? Plus the burnout of the drill bit also will be more, वो हीट भी ज्यादा खाएगा, करते रहेगा, वहीं बड़ा मशीन लगे वहीं एक बार में ड्रिल करके दे, लेकिन वो एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम करेगा. Is this concept clear? Now since you are in the chapter of electricity, okay, now since you are in the chapter of electricity, in electricity power, electrical power is defined as the product of current and voltage. ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं? VI लिख सकते हैं. So this was when we were defining in work energy power in grade 9 or in mechanics. Ultimately in electricity also this definition is correct, but here we will define 1 watt. 1 watt is the energy consumed by an appliance if it consumes a current of 1 ampere when operated with a voltage of 1 volt. Clear हुआ? Power is equal to VI. So ये आपका एक और वाला फॉर्मूला आ गया. Your next formula is P is equal to VI. If you remember P equal to VI, then on P equal to VI, start applying Ohm's law. So if we apply Ohm's law, V by I is equal to what beta R. So V can be written as IR. I can be written as V by R. Try to put both of these one by one. So power can be equal to I square R. Power can be equal to V square by R. Let's go more further. Power is equal to V square by R. V को क्या लिखते हैं बेटा? W upon Q, right? W upon Q square into 1 by R. This also we can, means horses for courses. You cannot have one formula. If you see a formula where charge has been brought, and there is a question on power, then from here we can have another one also. Power is equal to voltage into current. Current is what? Q over T. Q over T. See, from here we'll get to grade 9 formula. What is voltage equal to? Work done by charge into Q by T. Ultimately Q cancels. Work done by time taken. Work done by time taken. ये आप प्ले करो अपने साथ. I want you all that when you're, if you memorize formulas, there is 80 to 85% chance you will goof up. Rather, what you do, you start playing with this. If you want that you want me to narrate once again, absolutely not an issue. Keep the basic funda in your mind. Power is always work done upon time. In units, it's always joules upon seconds, which is also known as watt. This is the basic, whether you are in grade 9, mechanics, electricity. If we come to electricity, we say power is equal to VI. V को replace करेंगे तो क्या हो जाएगा? Okay, नहीं, first apply Ohm's law. So if we apply Ohm's law, V by I is equal to R. So V equal to IR. So this becomes I square R. If you replace I, then it becomes V square by R. Third, if you want to see power in terms of V is what? W over Q into I is what? Q over T. Ultimately, you come back to W by T. Same formula. Take. Understood? If the problem involves calculation of power, then your job is always to report power in watts. Report power in watts. Like for example, if you are buying a oven, or you are buying a music system, or you are buying a television, everything, the power is always reported in watt. Two other things in bigger units can be represented in kilowatt, ये भी देख के रखिए, and megawatt. Kilowatt means 10 to the power 3 watts. Megawatt means 10 to the power 6 watts. Understood?
दिस इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन अप्लायंस. किसी भी अप्लायंस की पावर रेटिंग जब हम बात करेंगे हमेशा वॉट किलोवाट. जैसे यूजुअली अगेन हियर देयर आर मार्केटिंग गिमिक्स. एक ड्रिल मशीन को अगर मैं 1 kW करके बेचूंगा, द ड्रिल मशीन डज नॉट लुक हैंडसम. 1000 watts इज द सेम थिंग. नंबर बड़ा है. वेरी गुड. नंबर बड़ा है. जैसे म्यूजिक सिस्टम आप खरीदते हो, यार धांसू म्यूजिक सिस्टम लिया है, उसमें अगर आप बोलोगे कितना है 5.6 किलोवाट, 5600 वॉट्स पीएमपीओ, पावर मैक्सिमम पावर आउटपुट. अब बड़ा खुश हो जाते हैं हम पीएमपीओ 5, लेकिन हमारे बापू के जेब से उतना ही पैसे कटेंगे. 5600 वॉट्स में यू फील गाइस ग्रेट म्यूजिक, बट जितना ज्यादा वॉटेज उतना इज गोइंग टू कॉस्ट ऑन योर wallet. Have you understood? So that's a marketing gimmick. Okay. Now we come to next part, which is known as power. जान लिया तो हम energy पे वापस आएंगे. हमेशा याद रखिए energy यानी कि joules is always power into time. Power multiplied by time. This is energy. Okay. Now when we are using electrical energy at home, then it is not billed to us in the form of joule. So we have something called commercial unit of electricity. Worldwide, हाँ वर्ल्ड वाइड वॉट पर आवर नहीं है, किलो वॉट आवर. वॉट पर आवर मैं बताऊंगा आपके डोंट वरी. कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड वाइड, दिस इज द यूनिट यूज्ड. we do not get billed or we do not pay in terms of joules, because if you work in terms of joules आपका वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा. your value will be very very big. So what we use a commercial unit of electricity. Now how that commercial unit is used, it is not kilowatt per hour, it is kilowatt an hour. This is the format in which you write. K should be in small letter because it's prefix for kilo. Watt is W. R stands for time. So let's see. Kilowatt hour. K W H. Kilo stands for how much, beta? 1000. Watt stands for what? 1 joule over 1 second. And R stands for 3600 seconds. Agreed? Now if you see, second is cancelling second. Ultimately this is the unit of energy. So Atish, इसको किलोवाट पर आवर मत बोलो. किलोवाट आवर इज एनर्जी. किलोवाट पर आवर अगर बोलोगे ना तो किलोवाट पर आवर हो जाने से क्या हो जाएगा, पावर डिवाइडेड बाय टाइम गलत हो जाएगा आपका. किलोवाट आवर तो कितना हो गया, ये हो गया 3.6 into 10 to the power 6 joules. 1 kWh. And this kWh in our daily verbal language is known as 1 unit. This is what is called 1 unit. Like here you have billed 1 unit for 8 rupees, 9 rupees. We have billed each unit for how much? 8 rupees, 9 unit means every kWh. अच्छा kWh को थोड़ा और समझते हैं easy से. kWh इसको समझेंगे कैसे? So we bought an iron. We bought an iron from the market, Bajaj iron. And the iron is stamped with 1000 watt. If you run this iron for 1000 watt for 1 hour, so 1000 watt means 1 kilowatt, and run for 1 hour, that means you are consuming how much? 1 unit. कितना बिल आ गया? 8 रुपया बिल आ जाएगा आपको. वही अगर आप पेबल सिटी में डीजी में इसको चलाओगे तो 43-44 रुपीज आ जाएगा. डीजी पावर इज वेरी कॉस्टली. डीजी रन्स ऑन diesel, and if this was on nuclear power it would have come down to some paisas. Nuclear power is very very cheap. Costliest power is, so next time when you are actually unnecessarily in a car, that to a petrol car, and you are keeping the what you call air condition on, thinking that you are actually you don't want to go to the shop, so your parents or somebody has gone and you want to sit inside, you are actually burning AC at the costliest mode. पेट्रोल से AC चलाना सबसे न्यूक्लियर रिएक्टर है नहीं ना. न्यूक्लियर पावर रिएक्टर we have one in Kundangalan, Tamil Nadu, Chennai. So if you go to China and Hong Kong, their power is all electrical power. No, it's not about nuclear. The grid has to get supply from the nuclear. Like Bombay gets power from the Bombay Atomic Research Center. So you get power from there. The issue is 10,000 kgs of coal. The amount of heat that it will produce is produced by 1 gram of uranium. So just imagine how
cheaper. But again, nuclear power initial setup cost is very high. But if that cost comes up, then power is very, very cheap. Power is very cheap in Iran also. Iran, every staircase also has got air condition. The staircases are also air conditioned. Diesel is very cheap out there. They call it benzene. Okay. ये clear हुआ concept, commercial unit of power. Okay. Next thing, we will see some problems here where they will give you certain appliances. So how when we solve these problems, we will definitely get into the nitty gritty. You will get certain appliances, say an appliance like a bulb. The bulb's power specification will be given to you, which is like 60 watts, and the duration for which it runs will be given to you, say 5 hours, and the number of days for which it runs will be given to you, say 30 days. So finally you get what? You get the consumption of energy, but you should ensure that whatever consumption of energy you are showing here, that consumption of energy should be in kWh. So let us first see a 60 watt bulb runs for 5 hours for 30 days. So we're getting our answer now in what? Watt hour. This is watt and this is hours. We want in kilowatt hour. So this entire thing will be divided by 1000. So what do you get? You get the kilowatt hour for the bulb. Clear? This is watt multiplied by hour, watt hour. And so many hours for 30 days. So it becomes watt hours. But our job is to get the output in terms of kilowatt hour. ये समझ में आ रहा है? तो इस तरह से there will be our second appliance, then there will be our third appliance, there will be our fourth appliance. So ultimately we will get 1 data, 2 data, 3. This is the maximum consumption of the house. This is the total consumption of that particular house, and we will then multiply it with the given rate of energy. जो भी दिया रहेगा, 4 rupees, 5 rupees, whatever, but they won't give you in 5 rupees. They will include some paisa to make your life more miserable. 4 रुपया 50 पैसा ऐसे कुछ देगा. And then see, when you multiply with a 0.5, I hope you know how to do it. If you are thinking point is difficult for you, half ले लो, fraction ले लो, तो ज़्यादा easy हो जाता है. Like multiplying with 4 rupees, you just multiply with 4 rupees, another 50 paisa. So with 1 rupee, the same data will come. उसको half कर दो. Did you get what I tried to say? Suppose this consumption you want to multiply with 4.5. Multiply it with 4. If you multiply it with 4, it will become how much? 4 mm, right? And then make it half. 1 into mm. So mm by 2. Always you will get some data. The other data will be mm by 2. And अगर आपको easy होता है, ऐड कर दो, बस खत्म हो गया. But एक चीज ध्यान रहे, don't get carried away. See the watt, see the hours, see the days that it is running. And to goof you up, they might also, like if we should test children. बल्ब है ना, मैं यहाँ पे दे दूंगा एक माइक्रोवेव ओवन, 2 kW दे दूंगा यहाँ पे, बस. इसको लेकिन फिर 1000 से डिवाइड मत करना ना. Nothing. It is in kilowatt already. Just multiply the microwave oven. Every day this house bakes 1 cake for 1 hour and for 30 days. So what will be its consumption in kWh? 2 into 30, 60 kWh. अगर वॉट में है तो ही हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे. अगर kW में है then we are very good, lucky. हमें कुछ करना नहीं है. एंड ऑफ द डे याद रखिए, बिजली का बिल हमेशा यूनिट्स में आता है. दैट इज kWh. So always remember this data should be found in kWh. Draw a beautiful table and write the appliances nicely. Do it. Clear? Any questions at this stage on this part? Okay, go ahead now. Okay, our next part will be out of what are the 3 effects of electric current? Heating, magnetic, and chemical. Chemical is studied in chemistry, which you have already studied in grade 8. A part out here as chlor-alkali process. We will now go to the heating effect of current. Heating effect.
So whenever current flows through a wire, it will always create some heat into it. One of the reason is because the wire has some resistance, so there will be knocking of these electrons. The resistance will not allow the current to pass, yet you are increasing the voltage. So आप जबरदस्ती डंडा मार के करंट को जाने के लिए कर रहे हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, हीट डेवलप हो जाएगा. अब इसमें हम देखते हैं the heat developed. अब heat is what बेटा, heat is also a form of energy. यहाँ पे heat है, heat भी क्या है, heat भी तो एक form of energy है. तो अल्टीमेटली हमारे लिए क्या है, इसकी आंसर भी जूल्स पे आनी चाहिए, राइट? सो डू आई नो व्हाट इज पावर? आई नो पावर. पावर इज आई स्क्वायर आर. हाउ डिड यू गेट सर आई स्क्वायर आर? पावर इज इक्वल टू वी आई, रिप्लेस वी बाय ओम्स लॉ which is equal to IR multiplied by I, which is equal to I square R. Have you understood this? Clear? Right. अब सवाल आता है, पावर ये है, पावर का डेफिनेशन क्या है? पावर इज ऑलवेज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. तो फिर एनर्जी की डेफिनेशन क्या हुई? पावर इनटू टाइम. और फिर वही चीज हम अगर यहाँ एनर्जी को हीट से रिप्लेस करें तो हमारे लिए क्या होना चाहिए? पावर इनटू टाइम. तो पावर में हमने लिया आई स्क्वायर आर और टी. नाउ यू विल से सर आपने इस डेफिनेशन में ये क्यों यूज नहीं किया, दैट पावर इज बी स्क्वायर अपॉन आर into t? Why did you not use this equation? Why you went on this equation only? The reason is we are trying to study, look at the parameter. A current flows through a wire. एक करंट एक वायर से जाता है, सो वायर के अंदर इनबिल्ट क्या रहेगा? एक रेजिस्टेंस रहेगा. और ये करंट हम जब वायर से पास कराएंगे तो किसी टाइम के लिए ही तो पास कराएंगे. तो हमारे पैरामीटर्स क्या हो गए? आई, आर और टी. इसीलिए that's the reason we try to express this in I square RT. It makes more sensible. Yeah. But will it twist the problem so that we use V? No issues. They can twist. I'm saying when the definition is given, why is the definition given always as I square RT? Why is the definition not given as power into time? The definition could have been given, right? And power is equal to energy by time. So energy is power into time. Power into time means VIT. So another format, another power is VI. Power is also equal to energy upon time. So energy is equal to power into T, which is equal to VIT. So this also can be one formula. Horses for courses. When we define it in this manner because we say that the current flowing through a conductor, the heat generated in a conductor, if you look at the heat's formula is coming as I square RT. Do you have any role in R and T? R you have no role. The conductor that you have fixed, R is fixed for the conductor. So the heat is always proportional to square of the current and the time. This is a very, very important formula in daily life. If you compromise on the quality of wires, typically for high current devices like refrigerator, geysers, washing machine, and most important, air conditioners, our people are only interested to press the remote and run. Like, don't be idiots. Always look that the perfect gauge of wire is used. Otherwise, the heat is proportional to not current, square of the current. आपको अगर थोड़ा सा भी जानने का शौक है, all of you usually have a 1.5 ton AC in your house. When a 1.5 ton AC the starting current will be something around 18 to 20 amperes and the running current will be around 8 to 9 amperes. Starting current means when the AC starts. That's why in summers you will see whenever the DG takes over, everyone, before the DG took over, everyone was running AC on what? Telangana or the government power. Then suddenly power went away. Everyone's AC is on. And then suddenly they will hook up the DG. So all ACs will start at one time in Pebble City. If all ACs start at one time, every AC is going to pull how much? 18 amperes is the starting current. That will start. And it will vary a square of 18. The DG trips. The DG will trip. So generally we always use a voltage stabilizers. If you use voltage stabilizers, there will be delay. A voltage stabilizer, when it switches off, it will immediately not switch on. It will take a delay of 3 minutes. Same happens in farmers agricultural connections also. If you go at farmers agriculture, the government gives you free of cost. All the pump sets do not start at the same time. They'll never start at the same time. All pump sets are manufactured in such a manner
that there, if all pump sets start at the same time, there will be a grid failure. So there will be 1 second, half minute, 1 minute, 2 minutes. His pump set will start, then the other will start. Randomly, the machines are choreographed. Diesel generator. Okay, so whenever a DG will be starting, current बहुत ज़्यादा खींच लेगा. So if your wire quality is not good, अगर आपने, if you have used say we have used thin wires for our AC. Thin wire means the resistance is more. Resistance is more, current is in square. So what will happen? The wire will start to melt, and you will see the wire is smoke or fumes are coming out. Never compromise on wire qualities. Never ever. If you think that you need a 1.5, go for a 2 square mm. थोड़ा ज़्यादा रहने में कोई तकलीफ नहीं है. But you cannot compromise on the wire quality. So this is the funda of heat. Understood? Applications of this we will see is one, the electric bulb. The electric bulb also, and now again these are very old things that the CBSE teaches. I mean, since it is in our syllabus, we have to know. But nowadays, even if you go to a market, hardly you will get any incandescent lamp. You know what is an incandescent lamp, right? The glass bulb, our days bulb. Nowadays, these bulbs are all gone. So the glass bulb will have what? It will have a tungsten filament, which Thomas Alva Edison had discovered. So this tungsten element property is that it doesn't burn out. So when you apply voltage to it, it will not burn out, rather it will illuminate and glow. So all the electrical energy is converted to light energy, and a lot of losses happen in these bulbs because there's a lot of heat energy. There'll be a lot of heat energy in it. And since that it does not get oxidized, originally bulbs used to be filled with argon, but argon is very costly. So nowadays we fill it with any sort of, nitrogen is very inert. So we fill it with nitrogen. So this is one application of heating effect. Another application is whenever you're using your heating devices like toaster, iron, geyser, there also you're using heating effect. But the most interesting one, okay, there is another question that you can get here. Why are alloys more preferred to elements in making heating elements? So let's discuss about one more thing. Say suppose you have an electric iron. This is your iron. So in your iron you are giving what? So you should be having 3 feeds, as I always say, 3 wires. One wire will be connected to the body, then one wire will be connected to the heating element, and then we will have, I don't know whether you can see a black, so I'll do it with white. So another one will connect here, right? So this is my earth, this is my live, and this is my neutral. This is how your iron is connected. And then inside the iron, I will have something which is known as the heating element. This is the heating element. The heating elements are usually made up of alloys, and the typical alloy that we use is nichrome, nickel and chromium. The reason of using an alloy, so this should heat up. Here I want heat. So nichrome mein kya hona chahiye? The resistance should be very, very high. Ultimately, otherwise, if you are passing electricity like this, you are creating a short circuit. Na? It should, you're deliberately creating a short circuit. Just see here, you're connecting these 2 terminals. But the current will not pass through it. The current will have a rigorous amount of struggle while going through here. Ultimately, nichrome will not allow the current to pass. So the heat will be generated in this. Not stored, the heat will be generated out here. You can't go, so there's a lot of friction. The electrons cannot move, but you have given a lot of voltage. That's what happens. Take a drill machine and try to drill concrete with an underrated drill bit. So you're supplying energy from this side, the drill bit is unable to get inside. So energy cannot be created, cannot be destroyed. So the energy will get converted. What will happen? The drill bit will slowly start getting hot and hot. The same thing is happening out here. Now we prefer a nichrome. 2 of the reasons is, one is the resistivity. Resistivity is the inbuilt property. If you look at the resistivity of nickel and chromium separately, their resistivity, now I want more resistance. Their resistance is less. But when you alloy 2 things, the alloy's resistivity increases, and second, it is less prone for corrosion. Because since a lot of heat will be generated, oxidation will take place. Suppose in your geyser, sometimes anytime your geyser goes bad and somebody opens the filament, try to have a look at it. 2 factors that contribute to its oxidation is, one is the heating, and another is the bad quality water that you are using. So the geysers, a geyser's heating element will always look like this, the new one.
It will be something just like this. But you will find that on this surface, you will find after the geyser has been replaced, enough amount of cladding, and itna clad hoke aayega. And that is the time that you have to just say, throw it. Pebble City, this is perennial problem. All calcium and magnesium salts will come and they will start getting distributed. So one question that you get very often is, why are alloys preferred over metals? Alloys are preferred over metals because the alloys resistivity is more and it's less prone to corrosion. Melting point is high any day. Melting point will be high, but it is less prone for corrosion. ठीक है? तो ये हो गया एक. इसके अलावा एक और बेहतरीन यूज जो है, which is known as the fuse. So let's understand the funda of a fuse. We have an appliance out here. This is our appliance, a costly television or something. So obviously, again, there will be 3 supplies to it, one to the body, another one will go in this manner, and then there will be a third one which will go in this manner, right? Now say due to some issue, some high current spike or something comes over here. Suppose there is a thunder strike, or there is from the grid there is a failure. Unless, unfortunately, in India we don't have a law that nobody applies that. The law that binds the distribution company. I am buying power from you, then you are bound to sell me power at the specs at which we agreed, contracted agreement. In India, this law is not strong. Many times televisions and other things go bad. You can't go and complain to the electricity board. If you see previous few days, there have been a lot of fluctuation. Ana jana. That's the time when we say, they will say, when you go and buy a refrigerator, again I'm drifting from the topic just for your knowledge. If you buy a refrigerator, the shopkeeper will always tell you, this has got inbuilt stabilizer, you don't need a stabilizer. You will be buying this refrigerator, spending some 65,000 rupees. You will say it is inbuilt stabilizer. Very good, understood, no issues. And where are you saying, sir, we are staying in Pebble City. Oh, you have got industrial lines. Sir, no, stabilizer not required. But please buy the stabilizer. The reason is, you have seen erratic supplies, tuck, it comes and goes. That is very, very dangerous. So if you actually connect a voltage stabilizer out here, number one, it will take care of any fluctuation. Second is, every time the power goes off, this will again take some 3 minutes or something to start. It will take some 3 minutes to start. In our Pebble City, we generally see within that 3 minutes also 2-3 times power. Have you seen or not that erratic power? It goes and it comes. It goes and it comes. This will save you. It's like slapping you 3-4 times, and very quickly I'm keeping on slapping you. Another is after one slap, one shield is put. Then maybe after 10 minutes, one more slap will come to you. It is better than at least that continuous slapping that happens on your face. Agreed? So, suppose some high current comes, at that time this appliance will get damaged. So what we do, we will usually connect what is known as a fuse. So a fuse wire will be connected, and it is always connected on the, what do you call, the live wire. So we will bring a fuse, and a fuse wire will be connected out here. Now what is the property of this fuse? As I said, this fuse is that, that's first is concept. It is that Sainik, that soldier in battle. He is your Maharaj. Maharaj is fighting, and from the enemy side, somebody from backside is coming with a spear on the Maharaj. This one is like that soldier. He'll suddenly go and stand, Maharaj! And he will take the spear. He'll sacrifice his life and protect Maharaj. That is the job. So this one will blow off. So in order to blow it off, what do we need? We want to melt it. इसको melt करवाना पड़ेगा. मेल्ट करवाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? हीट जनरेट करना पड़ेगा. कॉन्सेप्ट देखो, हीट जनरेट करना है तो हमें कैसा चाहिए? I² RT is the heat. Okay, so T is the time for which you are turning the television on. That is not in your control. I is the current which will come as a spike. Is the current which will come as a spike. Okay, and now let's talk about R. Many children will think, sir, R we should have more, because we want heat to generate. No. This fellow should go and silently sit. This television needs a current I. This television needs a current I, right? If its resistance increases, the television does not get that I current. Are you getting it? So,
its spec should be I plus some small delta I. Delta means small. Delta is written like this. This is very small quantity. Delta I means if the current means I plus delta I should be the current capacity of this fuse, right? That way its resistance will be adjusted so that it not only allows I current to pass. If the current increases by say 5% more, which is damaging for this, at that time its resistance is sufficient to create the heat which will reach its melting point temperature and melt it. If you 1 minute, if you actually maintain this at I, then this one becomes a nuisance. Every time you turn on the TV, it will melt because the TV wants I amount of current. Our condition is the TV needs I. However, if the current increases to I plus say 5% of I, at that time it is not good for the TV. The TV will get damaged. So I will keep my fuse at I plus 3%. Why to go till that 5%? So as long as I current is going, the fuse is very cool. It doesn't melt. Once the current crosses its limit, so a fuse is a wire which is made up of an alloy. It will be an alloy. The property of that alloy should be that its melting point should be low and the resistance so adjusted that if the current exceeds the defined spec, it should immediately, heat generated should be sufficient to melt this wire. So resistive, that's why pick the fuse of that order. फ्यूज का लेंथ इतना होगा. फिर से वही आप डिजाइन का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा. रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए. फ्यूज का लेंथ आप फिक्स कर लोगे. इतना बड़ा फ्यूज तो नहीं लगाओगे ना. Commercially available fuses are of this size, modular fuses, and inside them the wire is there. So you know what is the fuse length, you know what is the cross sectional area. So L upon A as a ratio is known to you. You know the resistance that you have to create. So you get the resistivity. Now go to the chart and pick the material which actually suits your resistivity. This is how actually in IB and Cambridge they'll do problems. Design the fuse. Our people will do problem. This is not physics problem. This is mathematics problem. You're just substituting data and showing your multiplication skill. But here we will design the fuse. So you need to design the fuse. You know the L, you know the A. इतना मोटा वायर तो नहीं करोगे, छोटा सा वायर करोगे. So L upon A is a ratio known to you. You know what is the resistance you have to create depending upon the current. Okay, then you know what is the resistivity. Pick the material from that. Design the wire in that spec and mold it. So many people think that if fuse blows away, that is when the chappal electrician will come. He will just connect any other wire out here. तो उसको लगता है ये सांप का टीवी नहीं चल रहा है ना, सांप दुखी है, सांप का टीवी चलाना चाहिए. तो टीवी चलाने के लिए वो यहाँ पे वायर कनेक्ट कर देगा. एंड ही विल से चल गया साहब, हाँ थैंक यू, तुम आ गए आज इसलिए मैं क्रिकेट मैच देख. नाउ व्हाट विल हैपन इफ द करंट इंक्रीजेस, ही विल नेवर, बिकॉज यू हैव नॉट पुट दैट. महाराज वाला सोल्जर नहीं है यहाँ पे, कमीना सोल्जर बिठा के गया है. वो बोलेगा स्पीयर जैसे मेरे को नहीं, महाराज को मारो, महाराज को. और महाराज इमीडिएटली मर गया. एक टीवी उठ जाएगा आपका. In fact, in childhood days, as I said, when I had no knowledge, but I used to work, I used to think fuse उड़ गया ना, take any wire and connect it on the fuse. Tuck, light तो जल गया. We used to be happy on that. Later we got to know that next time जब सर्ज आएगा, घर के सामान उड़ेंगे. But nowadays, if you ask me, these sort of fuses in main wire, this concept is absolutely ruled out. Nowadays, we use MCBs, which are the strip switches. The good thing about the strip switches are, every time there is a fault, it will just come down. You need not replace the fuse wire again. And the better part is, unless the fault is clear, it will never go up. So in your house, anytime the trip falls, don't be an idiot to again push up the trip. If you push up the trip and again it falls, that means it is a clear indicator there's a fault in your house. So how to understand that? Mama, when I switched on the geyser, na power went away. Okay, try to lift the strip. The trip will just go up and again tuck karke niche aa jayega. That means disengage the geyser first. Switch off the geyser, take out its plug, now put it up. Some people are there who even tell, अरे बहुत कोशिश किया जेडी भाई, स्क्रू ड्राइवर से भी पुश करने का कोशिश किया, फिर भी ऑन नहीं हो रहा है. और वो आपको बचा रहा है. ठीक है.
So some problems on fuse also may come. Remember, fuse current should be marginally over the current at which this appliance should. If the fuse current is same as the current, then it becomes a nuisance device. It will go on tripping every time you start operating. Like any normal wire has a fuse, then like your appliance might run more than everybody else. Everybody else's appliance. No, not everybody else's. It depends like this. Nowadays those wirings are not there. Earlier days we used to have wirings like this. They say this is your house, right? This is your house. Then there is another one house. This is another house. So in front of your house there will be a pole. So ये pole से क्या रहेगा? From this pole there will be one fuse out here, and then these two houses are connected. So what you did next time, you have, and then inside your house again the distribution board will have fuses. You replace them with some bobby pin from your hair and all. So now when large current comes, this fuse is more likely to get blown away. And if this gets blown away, he also gets into darkness because of you. ये पहले जमाने में हम जब बचपन में थे ऐसा वायरिंग होता था. Single phase wirings. Now we don't have single phase. Every house is a 3-phase wiring. Okay. Fuse clear हो गया. I don't think there is anything after fuse in our chapter. In electricity chapter, do we have anything after fuse? No. Okay. You went for your exams. How many people had electricity as a part in their half yearlies? आधा माने कहाँ तक? Ohm's law. आपको पूरा था. Any school which had electricity पूरा? You had. Can you just go back? Okay, we have time now because next class we may require 2 classes for doing problems because it's a numerical centric chapter. We may need 2 classes to do problems. Okay, my first question is, how many of you got something wrong in your paper and you feel that आपको कुछ चीज और समझना है, मैं आपको समझा सकता हूँ? हाँ. Do you think something is, don't tell me there is no doubt. If there is no doubt, you should have got everything correct in your half yearly. Is there anything in half yearly that you got wrong or you don't understand? हाँ, क्या चीज wrong आया था? पावर से. क्या आपका पावर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ है? पावर 2 जगह पे हम देखेंगे. पावर एज VI, पावर एज KWH, और दूसरा है हीट एनर्जी में भी. कोई भी चीज हमारे पास वक्त है. एनीथिंग, फजू, अन्या एंड ऋषभ, just go back and see. I'm keeping it live only. I'm not disconnecting. Anything that in your question paper you went wrong, you have not understood, there is a question which is troubling you or a concept. देख तो देख. हाँ, 1 minute. फ्यूज के बाद तो कुछ नहीं है ना हमारा. हाँ, can you explain? Tell me. Resistors in series and parallel. Okay, right. Very good. No issues. Let's understand once again. Resistors. Resistors, the way they are connected, they can be connected in 2 forms. One form is known as series, and I always say a series is to remembered as ringa roses. Yeah, the way you used to play. And another way they can be connected is they can be connected in parallel combination, and this is, children, go to assembly. Don't write all these things. This is just for your remembering. Okay. Ringa roses means we all hold hands in this manner. So this is a series combination which I have tried to show with 3 resistances. And children go to the assembly means, how do children go? Kindergarten, they will put their hands on the shoulder of the other one. The other one will put the hands on the shoulder, and then they go to the assembly. So it's typically something like this. I have one resistance out here. I have another resistance out here. I have another resistance out here. So we combine their lefts to lefts, right to right. Here if you see, the left is connected to the right, his left is connected to the right, left, right, left, right. Okay, here we'll combine them. The best way to combine is just to look. You might say, sir, why didn't you join here? We can join. ऐसा करने से थोड़ा सुंदर लगता है देखने में. So end of the day, this is one and this is one. Our job in these becomes like this, that if this is a resistance R1, this is a resistance R2, this is a resistance R3. Similarly, say this is R1, this is R2 and R3. You will like to say, इतना कैरी बैग मत दीजिए. Sometimes when you go and buy tourist
type buying. Typically, girls are expert in that. One carry bag. Oh, earrings mila, isme chudi mila, isme necklace mila. थोड़ी देर बाद you are walking with 5 carry bags in your hand. So what do you say? Then you'll buy some clothes and you'll say, oh, madam, वो वाले भी इसमें डाल दीजिए. एक carry bag is easy to carry. So you don't want all this तामझाम. What you want is that if it was ये पूरा चीज could have been replaced by one resistance, how nice life would have been, right? And similarly, we would say if this entire thing would have been replaced by one resistance, how nice life would have been. That one resistance is known as the equivalent resistance, and this is the equivalent resistance. Since this is for a series, I am writing as, this is for a parallel, I am putting parallel. Have you understood? So one thing we should understand is, what about the equivalent resistance? How do you calculate and do? Now, the way to calculate is different. That derivation is there. Remember, in series, current always remains constant. Voltage always gets distributed. How to remember this? Current is like water. Unless and until it gets an outlet, you push water from here, the water has no outlet to get out. No outlet. So current remains constant. Current is flow of charge. Water is also flow. Plumbing and electricity are same concept. Plumbing and electricity are same concept. Flow meter is like ammeter. Pressure gauge is, हाँ थोड़ा ammeter voltmeter भी हमने बात नहीं किया इस बार revision में भी याद आया. And pressure gauge is like a voltmeter. So, but here if the current enters, the current is entering from here. I can go here, I can go here, I can go here. There are 3 ways. So in a parallel, we say the current is distributed, right? And the voltage always remains constant. At your house, we have got parallel connection. That's the reason whether you are in bedroom, you have 220 volt, kitchen 220, toilet 220, utility 220, current gets distributed. And the overall resistance of the circuit is less. In parallel, the overall resistance is less, right? In series, the resistance of the circuit builds up. So I'm not going for the derivation. If you think you need the derivation, I can do that also. You want it? Okay. R equivalent in series is given by R1 plus R2 plus as the number of resistance it will be. But however, here you will find 1 upon R equivalent for parallel will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus dot dot dot. As a basic thumb rule, I'm telling you, if I take one R1 resistance as 100 ohm, I have another R2 resistance as 100 ohms. So if you see the R equivalent, when you do it in series, it becomes 200 ohms, whereas the R equivalent in parallel will become 50 ohms. So in parallel, the overall resistance will fall down. 1 by 100 plus 1 by 100 is how much? 2 by 100. 2 by 100 is 1 by 50. After that, 50 by 1. Yeah. Clear? Remember only one thing, this gets distributed. Voltmeter, ammeter, clear hai? A voltmeter is a device used to measure the potential difference between 2 points. A voltmeter will always have a high internal resistance. High internal resistance. So, say suppose this is a cell in any part of a circuit. हमारा घड़ी का सेल है ये. अब हमें सेल को चेक करना है, इसमें जान बाकी है कि नहीं. The voltmeter will be connected across the point, and the voltmeter will have a very high resistance. The need is, as the current is coming, the current should flow through the circuit. The current should not go here. So what we will do, we will jack up the resistance inside it. So even if the current goes, it faces a no entry barrier. So the current will go through here. Ulta is the case of a ammeter. In ammeter, say suppose this is one of my bulb. Okay, this is a bulb. And I want to check how much current is going through this. I'll connect the ammeter always in series with it. That's the reason is, whatever current should flow through the bulb should flow through the ammeter. But the ammeter should be such that it should not have any resistance, very low resistance. क्योंकि अगर इसमें resistance आ जाएगा, the test it. Ammeter is like a silent policeman in disguise. The best example, you are in a hostel and you start complaining, food is not good, food is not good. I'm the hostel superintendent. So if I go and sit in the canteen, do you think they will be very clever? They will serve good food on that day. So what I do, I also wear shorts, tie and everything and become like a child and go and sit with you. They should not be able to make me out.
I should, so the same food I should eat, then only I will be able to. What is the job of this fellow? The job of this fellow is to measure how much current this fellow is consuming. If this fellow itself consumes some current, then you will never get. और हाँ, क्या एक्टिविटी है? बोलो बोलो, आप पढ़ो, मैं बता देता हूँ. डिफरेंट सेल्स. आपको ओम्स लॉ मेजर करने का टेक्निक बता दूं पहले. ओके, लेट्स सी इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप हाउ ओम्स लॉ कैन बी सैटिस्फाइड. सो लेट्स से ओम्स लॉ मींस we have to say we are given a piece of wire. This is a piece of wire and its resistance R is unknown. We have to find the resistance of this wire. Okay, so how we will connect the resistance, how we will set up our, so we will take a battery source. This is our battery source. With this battery source I am connecting a variable resistance. Okay, I have connected a variable resistance, and then I have put up something which is known as an emitter in the circuit. Then it goes here, and here is my wire under test. This is my wire under test, and I have connected it out here. अगर आपको थोड़ा सा लगता है नहीं सर इसमें थोड़ा सा सेफ्टी और डाल दीजिए, तो कैसे सेफ्टी डालें? तो मान लीजिए यहाँ पे एक स्विच भी कर दीजिए. For your satisfaction we have put a switch also out here, right? This is the wire R whose resistance we have to find out. Clear? So we will also put a voltmeter across this resistance. Understood? Now I start making my table. I have a serial number. Okay. Then I have my measurement of V. I have my measurement of I. And I will do something called V upon I. And I'll do V by I average. So this is your R. This is your doing average. Right? So my experiment starts. Reading number 1, I will adjust it in some value so that at that value there will be some amount of current which will flow through it, and this will show some reading, right? So in my first iteration I am getting a voltage reading of V1, current reading of I1. So मेरा resistance कितना निकला बेटा? V1 upon I1. Then I will again toggle this. This is a variable resistance. Variable resistance typically like a volume knob. So you will again change the resistance. Once you change the resistance, in your second reading you will get what? A V2. It will read some V2. This will read I2, and you will get a V2 upon I2. You will find that these two are nearby always same. They won't be exactly same. No experiment is perfect. If you find this as 3 ohm, 3 ohm, if I am a teacher, first thing I'll give you is a 0. 0 is the word. No conductor is ideally ohmic. So we will get 2 plots out here. Have you understood? Right. And then say we will do 5 datas. At the 5th data, you will get a V5, you will get a I5, and then you get a V5 upon I5. And then all these 5 we will be doing what? Average. And if you do an average, you get a value of the R of this unknown wire. Right. We will also be made to draw a characteristic curve. So always remember, characteristic for resistance, V is equal to IR. So V will be plotted here and I will be plotted here. V is equal to IR, Y equal to MX. So V and I. And these datas, R1, R2, R3, you will find R1 will be here, R2 will be here, R3 will be here, R4 will be here. Then in statistics, we have got something which is known as what? Which we call as the line of best fit. Line of best fit is drawn in such a manner that out of these 3 points, draw a line which will actually either pass through all or with minimum deviation. Then we draw something called the line of best fit. It will go something like 1-2 point bahar bhi jayega. That is how. Got it? If you calculate the slope of this line, that should be near about to this line, R value. Slope is the resistance, right? This is the funda. Whenever you are working out with resistance, you should have an emitter. The emitter will test the current that is flowing. Whatever current is flowing in the circuit will flow through our fellow. And this voltmeter will calculate what is the potential difference across this fellow. So for every potential difference change, we get our data and we plot it. So does it make I Arey Baba, why do you memorize everything? V is equal to IR. Y equal to mx plus c.
this graph will always start from 0, so its C value will be 0. And what is M? M is the slope, which is constant. R is the constant. So I is what? On X. ये गलती कर दिया तो पूरा आंसर ही गलत आएगा आपको. समझ में आ रहा है? इसको उल्टा करोगे ग्राफ ऐसे आएगा. That's why I said, whenever graph questions are given, first thing, watch the axis of the graph. If it is like this, then it is representing R. If it is inverted, it is representing 1 by R. Be very careful on that. ये याद रखो ना. ठीक है? So on our next class, we will be doing problems. We may need 2 classes to do problems because we don't have so much of problems in magnetic effects of current. There it is more of theory questions, right? So, or do you want to do it in this manner, that you want to finish theory of magnetic effect and then do magnetic and electricity all combined problems, 2-3 classes? हाँ, because उसमें उतने questions नहीं आते हैं, ज़्यादा questions इसी के आते हैं. दोनों इलेक्ट्रिसिटी के हैं. हाँ, because in some questions दोनों question combined हैं, इसलिए बोल रहा हूँ. In some chapters. So what we do, our next class is Thursday. We continue with metal and non-metal. जैसे ही metal non-metal जो भी chapter पहले खत्म होगा, that class will be hijacked to maths. So that the earlier we finish, my target is by next week we should be done. नहीं, maths को एक class मिल जाएगा कहीं ना कहीं से. एक class extra मिलने से by next week, not revision are these. We have 3 more classes. How many classes? Thursday, Sunday, 5 classes है अभी भी. 5 classes में we should be done with our tamjham, or maximum 6 classes. After that we have to write paper. November, December I want paper practice. ठीक है? And any जैसे आज he asked about series parallel. Still if you have doubt in anything for the forthcoming class, जैसे metal non-metal पढ़ेंगे, आप पूछ लीजिए. इसके बाद लेकिन दोबारा समझाना पॉसिबल वाली बात नहीं, आपके लिए हानिकारक है. Means now should be the time, slowly you should be able to get away from your textbook. Where is the next class? Next Tuesday. Next Tuesday only. Because I need to study the Next Tuesday we are having metal and non-metal. So you preferably see a little bit of metal and non-metal doubts and come for your next class. Because I have not uploaded metal and non-metal video so far because I wanted to combine. Today this electricity video and the previous electricity video, today we will combine. I have a lot of videos pending now. So we'll combine and put it as one shot. Okay?